GTV में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू तो धरने पर करना चाह रहा था और फिर आर्मी एक्ट का जो नफाज हुआ है उस पर भी, लेकिन ताज़ा तरीन खबर यह है कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी और सेनेटर फलकनाथ तहरीक इंसाफ की दो सीनियर कायदीन जिन्हें अदालत ने रिहा कर दिया था, दोनों को पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि शाम के इस पहर में इस्लामाबाद पुलिस ने इन ख़वातीन को गिरफ़्तार करके कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, और ये भी नहीं कि जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हमारी जो बहनें हैं वो इस पर किस रद्द अमल का इजहार करेंगी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस एक के बाद दूसरे अदालती फ़ैसले को धज्जियाँ भकेर रही है। जैसे मैंने कहा, सेनेटर फलकनाथ, शीरीन मज़ारी जिन्हें एक हफ़्ते पहले सेनेटर फलकनाथ और शीरीन मज़ारी जिन्हें एक हफ़्ते पहले गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें दोबारा गिरफ़्तार अडियाला जेल के बाहर कर लिया गया है। और शाम के इस पहर में किया गया है कि जब अब दोबारा अदालत ना हो, इस एतबार से हमारे फवाद चौधरी जो है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुशकिस्मत थे कि आज सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उनको तलब किया गया एक हफ्ते बाद, और बड़े अच्छे मूड में वो चलते हुए आ रहे थे। लेकिन उसके बाद दोबारा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई तो उन्हें भागना पड़ा। लेकिन पहले ज़रा ये देखिएगा कि हमारे जो मैंने कहा ना कि फवाद चौधरी मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे थे, दाखिल हो रहे थे, हल्के फुल्के जवाब दे रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जब उनको ज़मानत मिल गई, गाड़ी में बैठे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े एक बार पुलिस को देखा कि उसने उनको पकड़ने के लिए दौड़ी। उससे ज़्यादा फूली सांस से दौड़ते हुए फवाद चौधरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा रिटन तहरीरी तौर पर कहा कि आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ये गिरफ़्तारी तो रुक गई, गालिबन फवाद चौधरी अभी तक की गिरफ़्तारी खबर नहीं आई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेनेटर फलकनाथ और डॉक्टर शीरीन मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस तरह गिरफ़्तार किया गया तो अब क्यों रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है इस तरह का। लेकिन जो ये रवायत डाली जा रही है दोनों जमहूरियत की दावेदार जमातों की, इस पर गुफ्तगू के लिए मैंने साथ हमारे ताहिर नसीर रिपोर्टर हैं। ताहिर, ये आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट में इधर अदालत रिहा करती है, उधर पुलिस पकड़ लेती है, फिर पकड़ती है, रिहा करती है। ये जो फवाद चौधरी साहब को तो हम देख रहे थे, लेकिन सेनेटर फलकनाथ और शीरीन मज़ारी को भी क्या अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था, बाहर आ गई थी, या बताइए कुछ तफसील। जी मुजाहिद साहब, देखिए, अगर डॉक्टर शीरीन मज़ारी और सेनेटर फलकनाथ की हम बात करें तो आज जब हाई कोर्ट में की दरखास्तें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका 3 MPO का आर्डर कलअदम करार दिया और फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। जब डॉक्टर शीरीन मज़ारी की साहबजादी, वो बाय प्रोफेशनल वकील है, ईमान मज़ारी उनका नाम है, वो और सेनेटर फलकनाथ के वर्सा वहां पे जब गए इन दोनों को लेने के लिए, तो क्योंकि अगर सेंट्रल जेल अडियाला की हम बात करें तो वहां पे 4 गेट हैं, तो जो आम जब मुलजिम किसी को छोड़ा जाता है तो या तो गेट नंबर 2 से छोड़ा जाता है या गेट नंबर 4 से छोड़ा जाता है। तो ये लोग गेट नंबर 4 पे वहां पे मौजूद थे, तो इनको जेल की जो पुलिस थी उन्होंने बताया थी तो कुछ ही देर बाद डॉक्टर शीरीन मज़ारी और सेनेटर फलकनाथ को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान ईमान मज़ारी एक ट्वीट कर देती हैं कि इन दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया है, और वो इल्जाम आयद करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग थे उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रिहा करने का हुक्म दिया था। अब इन दोनों को इस हवाले से जब हमने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से बात की तो उन्होंने कहा कि जेल के बाहर से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 3 MPO के तहत जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का लदम करार दी गई, शीरीन मज़ारी का लदम करार दी गई, सेनेटर फलकनाथ। लेकिन अच्छा ये बताइए ताहिर नसीर के ये जो अब गालिबन फवाद चौधरी को तो दोपहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जब उन्हें रिहा किया गया, और फिर वो हमने देखा कि फिर भाग कर गए, तो उस वक्त तक कोर्ट खुली थी। लेकिन क्या आप शीरीन मज़ारी और फलकनाथ की पिटीशन, उनकी साहबजादी बड़ी एक्टिविस्ट हैं शीरीन मज़ारी की, क्या अब जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और वहाँ खटखटाएंगी? क्या ये मुमकिन है, या इनको दोनों ख़वातीन को दोबारा रात अदालत जेल ही में गुजारनी पड़ेगी और कल फिर इनको अपील होगी अदालत में या फिर फैसला होगा, क्या होगा?
जी देखिए, इस हवाले से मुजाहिद साहब, जो डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी, उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो उनकी लायर्स की टीम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लायर्स विंग है, उनको आगाह कर दिया है। इस हवाले से जो वकला से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए एक दोबारा एप्लीकेशन देंगे, और क्योंकि जब भी कोई किसी मुलजिम की जानिब से एप्लीकेशन दी जाती है तो उसका बायोमेट्रिक करवाना बहुत जरूरी होता है। जैसा इमरान खान साहब ने भी बायोमेट्रिक करवाने के लिए आए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। आज फवाद चौधरी भी आए तो उन्होंने जब दरखास्त जमानत दायर की तो उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी का ये कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने वकला को बता दिया है। अब यहाँ पे पिटीशन तैयार होगी, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो भी बंद हो चुका है, डायरी ब्रांच भी बंद हो चुकी है। अगर तो पिटीशन वो अभी देते हैं और उसमें सदा करते हैं कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कीजिए, तो हो सकता है कि इनकी पिटीशन, क्योंकि अभी मियां गुल हसन औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद, इस बात की तो रवायत रही है ना कि अदालतें रात 12 बजे भी तक खुल जाती हैं, खुली रहती हैं, बल्कि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के घर भी जाकर जो है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास भी, और माशाल्लाह अतहर मिनुल्लाह साहब तो बहुत पाए के जज हैं, यानी वहाँ जाकर भी इसको केस अपील की जा सकती है ना, ये तो रवायत है ना। जी बिल्कुल, ऑलरेडी देखें डॉक्टर शीरी मज़ारी से कबल भी जब गिरफ्तार हुई तो रात 12 बजे इनको रिलीज किया गया था, और उस वक्त चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थे, और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो आमिर फारूक है। अब देखते हैं कि इनकी पिटीशन आती है तो उसमें क्या समाअत होती है, नहीं होती है कल, क्योंकि अभी जो ईमान मज़ारी है उनका ये कहना है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी सेनेटर फलक नाज को नामालूम मुकाम की तरफ पुलिस हुकाम लेके अब इनको कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अब हम 16 एमपीओ के तहत इनको गिरफ्तार करेंगे। नुक्स अमन का खतरा है, ये लोग बाहर आएंगे, फिर जो है ये एक तकरीर करेंगे, वीडियो मैसेज दे देंगे, तो उसके बाद दोबारा पीटीआई के जो कारकुनान है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों की कोशिश ये है, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि 1 माह तक हम इन लोगों को नजरबंद रखें ताकि हालात पुरअमन हो, तो उसके बाद बेशक ये रिलीज। लेकिन ये जो है अभी अमूमन जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें बाद ये कहा जा रहा है जिन्हें अगवा किया गया, यानी वो सादा कपड़ों में थे, इसलिए आप तो माशाल्लाह क्योंकि कवर करते चले आए हैं, अगर कोई इस्लामाबाद पुलिस पकड़े या पिंडी पुलिस पकड़े या किसी और की पुलिस पकड़े, अब तो खैर दीगर शहरों में पकड़ने की भी रिवायत हो गई है, बंदा हो, मैंने देखा गंडापुर वारदात करे डेरा इस्माइल खां में और उसको सखर और नवाबशाह और मटियारी तक की अदालतों में भुगतना पड़ता है। तो इन दोनों खवातीन को जो गिरफ्तार करने वाली इस्लामाबाद की पुलिस ही है, ये सादा लिबास में खवातीन या मर्द हजरात लेके गए हैं। देखिए मुजाहिद साहब, ये एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो क्योंकि इल्जाम लगता है कि सादा कपड़ों में लोग आए थे, लेकिन जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं या इससे कबल फवाद चौधरी को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इस्लामाबाद पुलिस एफसी के एहलकार थे। सादा कपड़ों में जो पुलिस एहलकार होते हैं वो स्पेशल ब्रांच की तरफ से डिप्यूट होते हैं, तो सादा कपड़ों में भी लोग थे, लेकिन एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे जिन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी और सेनेटर फलक नाज को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और उनको अब इस्लामाबाद ही लाया गया है और यहीं से हो सकता है कि रात को दोबारा उनको सेंट्रल जेल अडयाला भेज दिया जाए। लेकिन अभी तक इतलात जो हमें बताई गई है वो यही है कि इनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब एलिगेशन तो लग रहा है कि सादा कपड़ों में थे, लेकिन सादा कपड़ों में वो लोग थे जो स्पेशल ब्रांच का अमला तैनात किया जाता है। अगर मैं कोई आपसे तैनाती पूछूं कि कुछ अंदाजा है, ओवरऑल तो वो दावा कर रहे हैं कि 7,000 मुल्क भर में या हुए, लेकिन पंजाब और खासतौर पर इस्लामाबाद में गालिबन तमाम मरकजी क़यादत जेलों में है। कुछ अंदाज़ा है कि कितने इस्लामाबाद पिंडी खास तौर पर में कितने गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ख़वातीन कितनी हैं? जी देखिए, अगर हम एक मुफ्ताद अंदाजे की बात करें सिर्फ जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो इसके तकरीबन कोई 1700 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ताज़ा तरीन आपके प्रोग्राम में जो अपडेट है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वापस पहुंच चुकी हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में वो अभी मौजूद है, आ चुकी हैं और यहीं पर अभी वो दरखास्त दायर करने जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद और ईमान मज़ारी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है और उनको दिलासा दिया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अभी जो ईमान मज़ारी की दरखास्त है समाअत के लिए अभी भी मुकर्रर हो जाए। गिरफ्तारियों की जो आप बात कर रहे थे, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन 1700 के करीब जो है वो कारकुनान और इनकी क़यादत गिरफ्तार हुई है, लेकिन अभी मजीद भी छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर रावलपिंडी की बात करें तो मेट्रो स्टेशन को जलाया गया, यहाँ पे जो गिरफ्तारियां की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। नहीं तो क्या ये शीरी मज़ारी या फलकनाथ पे भी ये इल्जाम है कि इन्होंने मेट्रो बस को जलाया?
हाँ देखिए, इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने आवाम को उकसाया। अच्छा। बेसिकली इनके ऊपर इनका ये जो पुलिस का ये 3 एमपीओ की तक गिरफ्तारी करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये लोग, ये जो क़यादत है, ये वीडियो पैगाम दे देती है, उसके बाद कारकुनान बाहर निकल आते हैं, कारकुनान तोड़ फोड़ करते हैं, गिराव गिराव करते हैं। जिसमें आपने देखा कि 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में किस तरह तोड़ फोड़ जलाओ गिराव। वो तो एक अलग बहस है, लेकिन खास तौर पर आपको इल्म है ना कि पुलिस के बेशतर केसेस में जो है हाई कोर्टें इसलिए रिहाई कर रही है ना कि उनका कमज़ोर केस होता है। ये तो बकरी और भैंस की चोरी में भी जो है लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं ना। शुक्रिया ताहिर नज़ीर, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत बताई कि डॉक्टर शीरी मज़ादी की साहिबजादी मज़ादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं, और जैसे मैंने कहा कि दोनों ख़वातीन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अडियाला जेल के बाहर इन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार किया। इसी तरह फवाद चौधरी को भी गो के दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। और मुल्क भर में कहते हैं कि वही 7,000 पीटीआई के कारकुन इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं और नामालूम मुकामात पर रखे गए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि आज सबसे बड़ा सवाल ये है, और जिसने एक हैजान सारे मुल्क में पैदा किया है, कि लाहौर के कोर कमांडर के दफ्तर में GHQ पर हमला किसने किया। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अब से थोड़ी देर पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चारों सूबों के वज़राए आला और साथ ही अफवाज पाकिस्तान के सरबरा और उन तीनों अफवाज के सरबराहों ने शिरकत की। और प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर फ़ौजी तनसीबात पर जो है हमले हुए उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और कहा कि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो इसमें मुलव्विस थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने में असल हाथ किसका था, क्योंकि तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत का ये कहना है कि कतई तौर पर इसमें उनका कोई कारकुन मुलव्विस नहीं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बुलाई जाए। फिर आज ISPR ने कल जो इजलास हुआ कोर कमांडर का, उसके बाद कहा कि फ़ौजी तनसीबात निजी इब्लाग में मुलव्विस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। जी हाँ, आर्मी एक्ट के तहत। और शायद इसका सबब ये भी हो कि सिर्फ सिविलियन नहीं बल्कि कुछ और अफराद भी जिनका गैर सिविलियन हो वो भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, इसलिए आर्मी एक्ट के तहत किया जाएगा। और ISPR के तर्जुमान ने ये जो कल मैंने कहा कि कोर कमांडर के फैसले के हवाले से कहा कि तारीख़ी इमारात फ़ौजी तनसीबात को एक मंसूबे, एक साजिश के तहत नज़र आतिश किया गया। हमारे साथ सीनियर दफाई तजनिगार खुद डिफेंस में कोर कमांडर रहे हैं, मोहतरम जनरल नईम लोधी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया नईम लोधी साहब। लोधी साहब, ये जो एक बड़ा हैजानी कैफियत है, ख़ास तौर पर लाहौर में जो कोर कमांडर के दफ्तर पे हमला हुआ, GHQ पर हमला हुआ, फिर ISI के हुआ, अभी कुछ बारे में नहीं इल्म था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मियांवाली में हमला हुआ, यानी फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ। और यानी बड़ी बात है ना ये, एक बैक वक्त निशाना बनाना इन इमारत का, और वो भी पंजाब में ख़ास तौर पर। लोधी साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये जो कुछ हुआ जिन्ना हाउस पे, उसके तो 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं अलग अलग समझता हूँ, और उनको मेरा ख्याल है कि लोग मिक्सअप कर रहे हैं। एक तो ये कि अगर कोर कमांडर या कोई भी ऑफिसर ये कहे कि मैं अपने लोगों पर तशद्दुद नहीं करूंगा या गोली नहीं चलाऊंगा, वो तो बिल्कुल एक अलग बात है। तमाम फौजी की ये तमन्ना होती है और ये ख्वाहिश होती है कि अपने लोगों पर कभी भी हाथ ना उठाना पड़े। ये बिल्कुल दुरुस्त रवैया है, और ये अगर उन्होंने कहा था तो ठीक कहा था। लेकिन मैं खुद भी कोर कमांडर रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है मुजाहिद साहब कि कोर कमांडर की जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी प्रोटेक्शन है, जो लोग मुकर्रर हैं इस सारे कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए, कि वो सबका सब फेल हो जाए।
कोर कमांडर साहब को चाहिए था कि सबसे पहले तो ये इनको दूर बैठने पे मजबूर करते, घर के नजदीक आने ही ना देते, 1 किलोमीटर दूर की जगह बता देते भी आप यहाँ धरना दे लें, जो आप बात करना चाहते हैं हम सुन लेंगे। फिर ये कि पुलिस होनी चाहिए थी, रेंजर्स होने चाहिए थे, और सिर्फ गोली चलाना ही तो हल नहीं होता ना, उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें, तो ये सब कुछ नहीं था। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा कि जो DGISPR की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का हम कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं, यानी कि आर्मी एक्ट के तहत भी हम मुकदमे चला सकते हैं, और कुछ लोगों का साफ ज़ाहिर है कि जो नॉर्मल कानून है उसके तहत चले। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है, साफ ज़ाहिर है कि पूरी मुझे अंदर की मालूमात तो नहीं है, कि जिन यूनिफॉर्म में लोगों ने कोताही की अपने फराइज से, जो उनके जिम्मे काम था, जो उनको काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, उनको तो शायद ये कोर्ट मार्शल ही करेंगे, क्योंकि वही तरीका है जब फौज का। और बाकी जो लोग हैं जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, उसमें अगर कोर्ट मार्शल करना पड़ा या आर्मी एक्ट इस्तेमाल करना पड़ा, तो उसके लिए शायद स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, जैसे पहले आपको पता है कराची में बनी है, तो उसके लिए लॉ पास करना पड़ेगा। लॉ पास करना तो आपको पता है आजकल कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत 1 मिनट लगाती है और जो मर्जी लॉ पास कर देती है। ये अलग बात है कि मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके बता देता हूँ, अल्लाह करे मैं भी जिंदा हूँ, आपको भी अल्लाह मेरी जिंदगी दे, ये तमाम लॉज जो भी बना रहे हैं इन्हीं के गले में पड़ेंगे, क्योंकि घोड़े पे तो बारी बारी सवारी होती है ना, आज आप घोड़े पर हैं तो कल मैं घोड़े पे हूँगा, ये बात वो समझ नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जो आप जिस चीज की तरफ जिक्र इशारा कर रहे हैं, इसमें कोताही हुई है डेफिनेटली, लेकिन क्या ये इसमें कोई प्लानिंग थी या कुछ था, इसको ऐसे स्ट्रेट वे नहीं माना जा सकता। हाँ, अगर किसी के पास कोई शवाहिद है, क्वाइफ है, उन सबको मिला, इसीलिए तो मैं कहता हूँ और सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बजाय इसके जल्दबाजी में लोगों को पकड़ दकड़ करके, जैसे भी 3-3.5 लोग पकड़े हैं, उसमें से जो तो शनाख्तशुदा लोग हैं वो तो सही हैं, क्योंकि इस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते, इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं खैर है, ये खैर है वाला मामला नहीं है। ये बहुत ही ऐसी चीजों पे हाथ डाला गया है। हमारे शोधा की तस्वीरें थी, हमारे सिंबल थे आर्मी के, और इसके ऐसी जगहों पर गए जो कि कभी भी हमने पूरी जिंदगी में नहीं सुना ना देखा। जैसे मैं आप दुरुस्त फरमा रहे थे लोधी साहब, यानी जो मॉब वैसे तो उसका है, मसलन मॉब ने खुदा ना करे वहाँ जाते, लेकिन निगरान वज़ीर आला का जो सहाफ़ी हैं उनके इदारे भी हैं, उनका घर भी है, जाती उम्रा वो भी लाहौर में थे, कोर का वहाँ क्यों गए? फैसलाबाद में जो है ISI के दफ्तर गए, राना साहब तो देखिए कितने तहरीक इंसाफ के बारे में वोकल रुटलेस हैं, उनके घर नहीं गए, खुदा ना करे ना जाते। पिंडी में भी वहाँ गए और जगह नहीं गए, तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ उन्हीं जगह पे गए, अगर वो इस वक्त जो हुकूमत में शामिल, इसलिए, और जबकि खुद PTI भी कहती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लोधी साहब जी, इसमें फिर देखें ना, जिसको बनाया जाता है उसको भी जरा ध्यान करना चाहिए ना, मतलब अगर आप मुझे बेवकूफ बनाए तो इसमें मेरा कसूर भी है कि नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सोचने की है। एक तो ये कि जब आप सारी लीडरशिप को पकड़ लेंगे तो इसका ये मतलब है कि जो क्राउड है वो बिल्कुल बगैर किसी उसके हैं, लीडरशिप के हैं, और बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस अगर जाली तौर पे कोई और देना शुरू कर दे, अपने आप को शो करके कि मैं तो फलाना हूँ PTI का बंदा, और मैं आपको कह रहा हूँ, आजकल के आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी की आवाज भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ये बहुत क्रिमिनल कयास नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये हो नहीं सकता कि सारा मामला इस तरीके से बनाया गया हो कि फौज और अवाम को आमने सामने लाया जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सबसे कीमती असासा जो है हमारे अवाम है, हमारे मुल्क की सरजमीन है, सरजमीन और अवाम असासा नंबर 1 है। उसके बाद इसके दिफा पे मामूर जो अफवाज पाकिस्तान है, जो हमने अपना पेट काट कर बनाई है और उनको पिछले कई दहाइयों से ट्रेन करके किया, वो इनकी हिफाजत पे मामूर है, ये हमारा दूसरा असासा है। और उनके पास आपको पता है हमारे एटमी असासे भी हैं। ये दो बुनियादी असासे अगर आपस में लड़ा दिए जाएं या आपस में इनमें कोई बदमज़गी पैदा की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, चाहे वो भले किसी पार्टी के हैं, वो जरूर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि अगला सवाल करें, याद रखें ये कि जो दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हैं,
वो इस पूरे मामले में आग पे तेल छिड़क रही हैं और लगातार छिड़क रही हैं। और वो लोग जो इन सारे फंदों में फंस रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, अपनी सारी चीजों को रिव्यू करना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। लोहिया भाई, कहीं एक ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह भी जो हैं ज़िद्दी भी मशहूर हैं, और बाद उनकी ज़बान भी है, उस पर भी वो काबू नहीं रहता। मसलन बहरहाल जो आर्मी चीफ़ हैं वो एक कायदे कानून से आए, भले सुपरसीड किया गया हो, कोई कू के ज़रिए तो नहीं आए थे। उन्होंने टारगेट उनका नाम लेकर बनाया, तो ये भी तो गालिबन गैर मुनासिब ही नहीं, बल्कि उस पाए के लीडर के हवाले को ये सोचना समझना भी तो चाहिए कि वो किसे टारगेट बना रहे हैं। लोधी साहब जी, मेरा ख्याल है कि ये आपकी बात में दम है, क्योंकि आप देखिए कि पहली बात तो ये आपने दुरुस्त कहा कि जब कोई अपॉइंट हो जाए आर्मी चीफ, तो उससे पहले आप जो कुछ सरगोशियां करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हिस्सा बन जाते हैं फौज का और फौज उनके ताबे हो जाती है। और उस वक्त दरमियान में कोई दरारें डालने की कोशिश करे तो वो तो किसी भी सूरत से काबिल कबूल नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आपके ज़हन में किसी इंस्टीट्यूशन के मतलब, इंस्टीट्यूशन के कुछ लोगों के मतलब कुछ एप्रीहेंशन हो सकती हैं, लेकिन इनका सरेआम ले आना जुबान पर और उंगली उठा देना नाम ले लेकर, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। और अभी हाल ही में उन्होंने इसी तरीके से नैब के चेयरमैन के मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, चाहे आप जितने भी कड़वाहट हो आपके दिल में, इतने बड़े लीडर जब आप हों तो आप अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से करते हैं, और बात भी आपको उस तरीके से करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा पीटीआई को ये सजेस्ट करता रहा हूं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कि आप अपनी जंग जो है पॉलिटिकल एरेना में रखें, और वहीं पर बहुत कुछ है आपके पास लड़ाई के लिए। उस दायरे से बाहर लड़ाई फैलाने की जरूरत ही नहीं थी, जो कि अब तो मोहतरम जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ थे, और उनका कहना था कि बहरहाल तहरीक से भी वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल एरिना यानी सियासी मैदान ही तक अपने जंग को रखें। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।